Hello and welcome. In this video, we will be discussing about the National Education Policy 2020. After 34 years, 34 साल के बाद हमारे देश में एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो आइए इस सारे चेंजेस को हम इस वीडियो में एक एक करके बारीकी से समझेंगे। ये पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन की तरह काम करेगी। जैसे कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज कर दिया था, ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये हमारे एजुकेशन सेक्टर को कम्प्लीटली चेंज करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें समय के साथ साथ खुद को बदलता रहना चाहिए। अगर हम समय के साथ साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो हम समय से पीछे छूट जाएंगे। तो इसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, मीन्स वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और अगर हम 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करेंगे, नहीं बदलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। हम सब ये भी जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजिकल एरा है। इस पे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट देखने को मिली है। जैसे कि लास्ट सेंचुरी जो 20th सेंचुरी था उसमें और आज के ज़माने में क्या अंतर है, टेक्नोलॉजी का बहुत अंतर है। उस जमाने का जो टेक्नोलॉजी था, जो डेवलपमेंट हुआ, उसको हम शायद ही बहुत कम ही मात्रा में उसको यूज़ करते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाला कल में जो टेक्नोलॉजी आएगा वो आज से कहीं ज़्यादा होगा, उसका एडवांसमेंट कहीं ज़्यादा होगा। तो इन सबको मिला जुला कर हम ये देखते हैं कि मतलब कॉन्स्टेंटली हमको अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट विद दिस चेंजिंग वर्ल्ड or to keep at par with the changing world, we have to continuously reskill and upskill ourselves. If we do not do so, then we will be way behind them. We will be way behind the time. ठीक है, हम ग्लोबली मैच नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम किया गया। इस वीडियो को हम बारीकी से समझते हैं। इसके लिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, पूरी तरीके से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी, देन वी विल गो इनटू इट्स बैकग्राउंड, देन द रीजंस कि ये पॉलिसी को क्यों लाया गया है, देन द चेंजेस इन स्कूल, हायर एंड टीचर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, देन दिस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सबके दिमाग में ये है कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब से आएगा, ये लागू कब से होगा। तो उसको हम यहाँ कवर करेंगे कि कब से इम्प्लीमेंट होगा और फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है। और हम सब जानते हैं कि जहाँ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है तो नेगेटिव होना ही है, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है इसके, तो उन सब चीजों को हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। ओके, तो टू बिगिन विद वी विल स्टार्ट विद द फीचर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब ये जाना जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, ये एक नया प्रोग्राम है, एक नया चेंज है जो कि हम लोग हायर एजुकेशन सेक्टर में इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम है क्या। जैसे कि नाम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री मतलब आप बहुत बार एंट्री ले सकते हैं और बहुत बार इसको छोड़ भी सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग के पास री एंट्री का प्रोविज़न है। हम लोग जहाँ से छोड़ रहे हैं हम लोग फिर वहीं पे आके री एंट्री ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल का इसको समझते हैं। अभी आप 4 इयर्स का ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया इसका और आपको फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप 1 ईयर के बाद उसको छोड़ देंगे। आज के सिस्टम में अगर आप उसको 1 ईयर के बाद छोड़ते हो तो आप जब न्यू कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपके पास 1 ईयर लॉस हो गया। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो 2 ईयर्स लॉस होगा, 3 साल के बाद छोड़ते हो तो 3 ईयर्स लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अभी के सिस्टम में क्या है कि अगर आप उसको 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद छोड़ देते हो तो आपके पास यहाँ पे ईयर लॉस नहीं होगा, आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको 2 ईयर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आज से 4 साल 5 साल कभी के बाद भी अगर आप आके उसमें ज्वाइन कर सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इसको कंप्लीट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप आके फिर से री एंट्री ले सकते हो। और इस बार जो आप एडमिशन लोगे इस न्यू सिस्टम में तो ये आपका 3rd ईयर या 2nd ईयर से ही कंटिन्यू होगा। मतलब आप जहाँ पे छोड़ के गए इसको आप वहीं से आके इसको फिर से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसमें ईयर लॉस नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी है, अगर आप हमसे ये पूछोगे, आप बोलोगे कि मैंने 1 महीना पढ़ लिया है, मुझे 1 महीने का सर्टिफिकेट दो, मैंने 6 मंथ्स पढ़ लिया है, मुझे 6 महीने का सर्टिफिकेट दो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 1 ईयर कंप्लीट करना ही है। इस पॉलिसी में कम से कम आपको 1 साल तो पढ़ना ही है। अगर आप 1 साल नहीं पढ़ोगे, आप बोलोगे 4 महीना पढ़ लिया, मुझे 4 महीने का सर्टिफिकेट दे दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये नहीं है। आपको मिनिमम 1 ईयर पढ़ना है। अगर आप 1 ईयर कंप्लीट किया तो फिर नेक्स्ट ईयर का भी आपको कंप्लीट करना है। देन इस 10+2 स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया। इसको हम लोग स्कूल एजुकेशन में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। देन इस कोडिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 से कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अब से क्लास 6 के बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। इसी से हम लोग को पता चल जा रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। ये 21st सेंचुरी है, जैसे कि हम लोग देखें अभी, जाना है अभी कि ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी को देखते हुए कि क्लास 6 से हम लोग को कोडिंग को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इसके साथ साथ क्लास 6 से इंटर्नशिप का भी प्रोविजंस आया है। क्लास 6 से आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, और जो कि अभी के सिस्टम में क्लास 12 तक कोई इंटर्नशिप का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स। मतलब जैसे कि 10th के बाद की कोई साइंस ले लिया, आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, ये जो डिवीज़न हो जाता था सब्जेक्ट्स का, कि 10th के बाद जो ये आ जाता था कि अब मुझे साइंस लेके ही पढ़ना है, तो ये क्या करता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी का एजुकेशन सिस्टम का जो था, ये नॉलेज को कहीं ना कहीं नैरो करता है कि आप एक पर्टिकुलर दिशा में आप उतना ही नॉलेज लेके आप पढ़ रहे हो। अगर आप साइंस के हो तो आपको ह्यूमैनिटीज़ के बारे में शायद बहुत कम ही नॉलेज होती थी, आप ह्यूमैनिटीज़ वाले को थोड़ा साइंस के बारे में कम नॉलेज होती थी। तो ये जो चीज़ था, इसको इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में इसको हटा दिया गया है कि अब कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मीन्स यू आर फ्री टू चूज़ एनी सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप मैथ्स ले लो, साथ में आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस ले लो, इसके साथ में आपको अकाउंट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, आप अकाउंट्स भी ले लो। तो यू आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट्स। और ये जो ऑप्शन है ये क्लास 9 से ही ओपन है। मीन्स यू कैन टेक दिस मल्टीपल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 9 इटसेल्फ। तो ये नैरो जो सेपरेशन था स्ट्रीम्स का, इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज वेर एवर पॉसिबल मदर टंग। कहा गया कि मदर टंग का यूज करना है टिल क्लास 5 और प्रेफरेबली टिल क्लास 8। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्सरीली यूज ही करना है। और इसके साथ ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश कंपल्सरीली रिमूव ही करना है। ठीक है, ये भी मेंशन नहीं है। बात ये है कि इंग्लिश का क्या था, कुछ स्कूल में अभी क्या था कि आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कंपल्सरी कर दिया गया था कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो फाइन होता था, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें होती थी। तो उस कंपल्सन को इस पॉलिसी में रिमूव कर दिया गया। मीन्स आप फ्री हो, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। एजेंडा मतलब फंडा ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लैंग्वेज नहीं पता इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको इंग्लिश नहीं पता इसलिए आपको समझ नहीं पा रहे हो। तो ये जो कंपल्सन है इसको रिमूव कर दिया गया है ताकि आप चीज़ों को समझो, आप स्कूल के बारे में जानो, आपको नॉलेज मिले। तो नॉलेज कोई भी लैंग्वेज से मिल सकता है। ठीक है। और इंग्लिश का जो इतना इंपॉर्टेंस है इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है। इट इज़ नॉट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्किल। ठीक है। सो दिस कंपल्सन हैज़ बीन रिमूव्ड। अब हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहला चेंज, फर्स्ट चेंज 1968 को देखने को मिलता है। इस साल में सबसे पहली बार भारत में एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन पॉलिसी आया था, कुछ चेंजेस आई थी एजुकेशन सेक्टर में, कुछ रिफॉर्म आया था। आफ्टर दिस 1986 में दूसरा मेजर रिफॉर्म आया था जो कि राजीव गांधी जी सरकार में आया था। और फिर 1992 में बहुत ही माइनर कुछ चेंजेस आया था जिसको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई नहीं करते हैं किसी मेजर ग्रुप में, क्योंकि उसको हम लोग 1986 के अंदर ही रखते हैं। सो सबसे पहला चेंज 1968, देन 1986, और तीसरा जो चेंज सबसे मेजर चेंज है वो अभी इस बार आया है, 2020 में आया है, जो कि आफ्टर 34 ईयर्स हमें एक बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिला है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। सो ये 34 ईयर्स के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। आप जानते हैं कि ये कैसे आया है, कि ये सबसे पहले इसके बारे में इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो गवर्नमेंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2014 का, उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। सो 2014 का जो मैनिफेस्टो है उसमें इसके बारे में बताया गया था कि हम एक पॉलिसी लेके आएंगे, हम कुछ रिफॉर्म लाएंगे, हम एजुकेशन सेक्टर में एक चेंज लेके आएंगे। और उसी के अकॉर्डिंगली 2015 में एक कमेटी फॉर्म होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम। ठीक है। TSR सुब्रमण्यम जी कैबिनेट के एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म होता है, 5 मेंबर कमेटी है, जो कि अपना रिकमेंडेशन सबमिट करता है। कुछ कारण से इस कमेटी का रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो फिर ठीक इसके नेक्स्ट ईयर 2016 में और एक कैबिनेट का फॉर्म, कमेटी का फॉर्म होता है, एंड दिस टाइम इट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
के कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन जी इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो इनके चेयरमैनशिप में एक दूसरा कमेटी फॉर्म था 2016 में, और ये कमेटी जो रिकमेंडेशंस लेती है अपना, इन सजेशंस जो लिए बहुत ही ग्रास रूट लेवल से लिए है। कहा जाता है कि जो रिकमेंडेशन हर एक पंचायत लेवल से कुछ सुझाव लिया गया कि क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कमी है, उसको हम कैसे क्या क्या सुधार सके। तो इन सारा चीज को लेकर ये कमेटी रिकमेंडेशन सजेशन सबसे लेती है और फिर अपना रिपोर्ट ये कैबिनेट को 31 मई 2019 में सबमिट करती है। ठीक है, सो दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट to the cabinet on 31st May 2019, and the cabinet it has accepted this on 29th July 2020। ठीक है, सो फाइनली कैबिनेट इस कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करता है और इस कमेटी का रिकमेंडेशन ही बनता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ना अभी बात यह है कि ये अभी कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है। अभी कैबिनेट क्या करेगी? अभी कैबिनेट इट विल प्लेस दिस पॉलिसी बिफोर द पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और फिर ये पार्लियामेंट से पास होगा। वंस इट गेट्स पास बाय द पार्लियामेंट देन ओनली इट विल बी इनएक्टेड। फिर वो एक्ट बनेगा, फिर एक्ट बनने के बाद फिर वो लागू होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पॉलिसी। और इसके बाद अभी हम इसके पीछे रीजंस जानेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी को आने के पीछे क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ गई कि हम इस पॉलिसी की। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज ऑफ ओल्ड फॉर्मेट। द रीजनल लैंग्वेज वाज लूजिंग इंपॉर्टेंस। हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो मदर टंग है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं घटते जा रहा था और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा था। हर जगह पे हमें इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलता था। मतलब हम अगर किसी चीज़ को हमको समझ में भी नहीं आ रहा तो हम टीचर से पूछ नहीं सकते थे। हमारे अंदर एक डर था कि हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि मुझे रिस्पॉन्स ना मिले। तो इसी एक बेसिस पे हम कह सकते हैं जो रीजनल लैंग्वेज था उसका इंपॉर्टेंस हमारा घट रहा है। लॉजिकल थिंकिंग और एबिलिटी का भी इंपॉर्टेंस घट रहा था। लॉजिकली स्टूडेंट जो लॉजिकली थिंक करते थे, अगर कुछ इनोवेट करना चाहते थे, वो भी उसका इंपॉर्टेंस भी घटते जा रहा था। क्यों? क्योंकि रट्टा सिस्टम है हमारा। अगर एक क्वेश्चन आंसर है, नोट से इसी को रट जाना है। रट्टा सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब अगर आप रट जाओ आपके पास काम खत्म, आपको और कुछ नहीं करना है। इतना ही आप रट लो, आप एग्जाम में पास। मार्क्स लाना है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, स्किल नहीं डेवलप करना, आपको कंप्लीटली मार्क्स लाना। आप अगर मार्क्स लेके आए आप एजुकेटेड हो गए, आप अच्छा एजुकेटेड कहलाएंगे आप। तो सेम वही है कि एकेडमिक्स को है इट इज़ कंसिडर्ड एजुकेशन। मतलब अगर आप एकेडमिकली क्वालिफाइड है, आपके पास इतना डिग्री है, आपका स्किल हो या नहीं वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास अगर डिग्री है, आप क्वालिफाइड है, दैट मीन्स आप एजुकेटेड है। तो ये जो डेफिनेशन था ये कहीं ना कहीं नैरो था। इसको बदलने की ज़रूरत थी, जिसके कारण ये पॉलिसी आई है। फिर प्रैक्टिकल स्किल्स स्टूडेंट का बहुत ही कमते जा रहा था। प्रैक्टिकली लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ज़्यादातर थियोरेटिकली इन्वॉल्व है क्योंकि मार्क्स लाना है। प्रैक्टिकल में मार्क्स तो उतना ज़्यादा नहीं मिलते थे, तो प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और रिसर्च में बहुत कम इन्फोसिस था। आज के स्टूडेंट को अगर आप पूछोगे तो रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए बहुत मीन्स कुछ माइन्यूट अमाउंट ऑफ कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब को देखते हुए ये पॉलिसी को लाया गया। देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये प्रेजेंट 10+2 स्ट्रक्चर जो अभी का स्ट्रक्चर है, जो कि 10+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें क्या है कि स्टार्ट्स फ्रॉम 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। 10+2 स्ट्रक्चर जो अभी चल रहा है ये 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, 12 साल तक ये चलता है, 12 ईयर्स तक कंटिन्यू रहता है और खत्म कब होता है 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जब आप 18 ईयर्स अटेंड करते हो तो आपका स्कूलिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, ये अभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। 6 साल से 18 साल तक ये कंटिन्यू रहता है और टोटल कितना ईयर्स कवर करता है 12 ईयर्स। न्यू जो स्ट्रक्चर है जो 5+3+4 स्ट्रक्चर है, इसमें क्या किया गया कि स्टार्ट फ्रॉम 3 ईयर्स ऑफ एज, कि ये 3 साल से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब बच्चा 3 साल की उम्र का होगा तभी से उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, उसका स्कूलिंग वहीं से बिगिन रहेगा, स्टार्ट रहेगा। इट कंटिन्यूज फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक का चलेगा। मतलब स्कूल में आप 15 साल बिताओगे, 15 ईयर्स। ठीक है, और ये खत्म होने का एज भी सेम है दोनों का, 18 ईयर्स। मतलब इधर भी आप देख सकते हो जैसे कि 18 में खत्म होता है प्रेजेंट में, और न्यू स्ट्रक्चर में भी ये 18 में ही खत्म होगा। डिफरेंस इतना कि ये 12 साल का कंटिन्यूशन था, प्रोसेस था ये जो, और ये 15 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा। इस न्यू स्ट्रक्चर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कि जो फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी स्टेजेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5+3+3+4, ये भी इसी के बेसिस पे कि 5 ईयर्स आपको फाउंडेशन में बितानी है,
3 इयर्स आपको प्रिपरेटरी में बितानी है, फिर से 3 इयर्स आपको मिडिल में बितानी है, और 4 इयर्स जो है वो सेकेंडरी लेवल में रहेगा, सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, तो यही रहे अभी का प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो आइए इन सारे स्ट्रक्चर्स को, स्टेजेस को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज ये 5 इयर्स का प्रोसेस है, 5 साल तक चलेगा। मतलब बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल में आ गया है, अब उसको 5 इयर्स तक इसी में, मतलब आने वाला 5 मतलब 3 to 8 इयर्स तक उसको फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, जो 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में आ चुका है, अब पहले जो 3 इयर्स है, जो फर्स्ट 3 इयर्स है, वो उसको प्ले स्कूल में बितानी है, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र तो वहां पे आंगनबाड़ी में एडमिशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 इयर्स ये हो गया। अब जब बच्चा का 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर लास्ट का जो 2 इयर्स है वो क्लास 1 और क्लास 2 में आएगा। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2, मतलब 5 इयर्स के प्रोसेस में जो 3 इयर्स है, फर्स्ट 3 इयर्स प्ले स्कूल में होगा, और लास्ट का 2 इयर्स जो क्लास 1 और क्लास 2 में होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जानने का कि इसमें नो एग्जाम, एग्जाम का कोई प्रोविजन नहीं है। फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्जाम नहीं है, आपको एग्जाम में बैठना नहीं है। इसमें फिर क्या होगा, पढ़ाई में क्या होगा कि जो पढ़ाई होगा ये प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। मतलब आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिलेगा, प्ले खेल कूद के जरिए आपको समझाया जाएगा। इसके पीछे का मकसद यही है, रीजन ये है ना कि इस फाउंडेशन कोर्स के पीछे कि आपको स्कूल से एक्वेंटेड कराया जाए, टीचर्स को भी इस तरीके से मतलब उनको ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज ना करें, स्टूडेंट्स को जैसे प्रेशराइज ना करें कि स्कूल आना। मतलब यह है कि स्टूडेंट का जो स्कूल के प्रति डर था, पहले क्या था, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग को डर था कि नहीं स्कूल नहीं जाना, हम अवॉइड करते थे स्कूल को, क्यों स्कूल क्यों जाए, कि नहीं जाना, कभी पेट दर्द होता था तो कभी कुछ ना कुछ बहाना करके हम लोग स्कूल को अवॉइड करना चाहते थे। तो अभी क्या है, इस स्ट्रक्चर में इसको ध्यान में रखा गया कि जैसे बच्चा स्कूल को अवॉइड ना करे और उसको स्कूल में इंटरेस्ट है, वो खुद से बोले कि नहीं अब मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए इसको इस स्टेज को रखा गया है। तो इसमें जानने का ये है इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट के जो 3 साल है वो प्ले स्कूल में है, लास्ट के 2 इयर्स क्लास 1-2, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, और इसमें जो पढ़ाई का जो तरीका होगा वो प्ले और एक्टिविटी बेस्ड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज आपका है प्रिपरेटरी लेवल स्टेज। इसमें क्या होगा कि अब बच्चा का आफ्टर 5 इयर्स, मतलब जब क्लास 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक उसका फाउंडेशन तैयार है, बच्चा का बेस तैयार है, अब उसको प्रिपरेटरी स्टेज में डाला जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, मतलब अब जो प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज कवर अप हो गया, 5 इयर्स कंप्लीट है बच्चा का। अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स है, जो क्लास 3 से क्लास 5 तक चलेगा, उसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम स्टार्ट रहेगा, एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम का शुरुआत हो चुका है। लास्ट स्टेज फाउंडेशन स्टेज जैसे हम लोग देखेंगे उसमें एग्जाम का कोई नहीं था कि बिल्कुल एग्जाम नहीं लेना, लेकिन अभी जो है 3 से 5 से तक एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। लैंग्वेज, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें लैंग्वेज का जो है वो मदर टंग ओरिजिनल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, आप फ्री हैं, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चा को थिंग्स समझ में आए, पढ़ाई उसको समझ में आए, कि वो अगर इंग्लिश नहीं जान रहा है तो उसको दूसरे भाषा में या फिर उसको जो लोकल लैंग्वेज है वहां का उसमें उस चीज को समझाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज को मेंटेन नहीं रखा गया है, इसमें कोई भी लैंग्वेज आप यूज करके आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, इधर इट्स मदर टंग रीजनल लैंग्वेज और इवन इंग्लिश। देन बेसिक्स ऑफ साइंस मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज इसमें पढ़ाया जाएगा। अब शुरू हो जाएगा साइंस मैथ्स और ह्यूमैनिटीज, जैसे कि आर्ट्स का सब्जेक्ट्स का पढ़ाई स्टार्ट होगा, सब बेसिक बताया जाएगा कि बेसिक नॉलेज जो है उसके बारे में दिया जाएगा। और इसका जो
अप्रोच होगा दैट विल बी इंटरेक्टिव क्लासरूम अप्रोच। ठीक है, इसमें क्लासरूम लर्निंग को बहुत इंटरेक्टिव वे में किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को आपस में मतलब इंटरेक्ट करा के, टीचर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करा के इस तरीके से इसको किया जाए कि ज्यादातर ये प्रैक्टिकल से अप्रोच रहे। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो में थियोरेटिकल अप्रोच ज्यादा है, तो ये इसको चेंज करके क्या किया गया कि इसको प्रैक्टिकल अप्रोच किया गया कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रहे। क्योंकि हम लोग देखते जो भी चीज हम लोग प्रैक्टिकल आज से 15 साल पहले किए होंगे वो अभी तक हमें याद है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल का स्टेज है, 3 इयर्स तक रहेगा। आफ्टर द प्रिपरेटरी स्टेज विल मूव इनटू द मिडिल स्टेज। ये क्लास 6 से क्लास 8 तक चलेगा। जैसे कि प्रिपरेटरी 3 से लेकर 5 तक था, ये 6 to 8 तक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट है, मतलब क्लास 6 से ही आपको कंप्यूटर के बारे में कोडिंग सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, ऐप डेवलपमेंट सिखाया जाएगा कि आप एप्लीकेशन कैसे डेवलप करें। ठीक है, और सबसे मजेदार चीज है जानने का है कि ये जो है कंप्यूटर कोडिंग वाला, ये चाइना में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये इंडिया में अभी आया है, लेकिन ये चाइना में बहुत पहले से ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज के जनरेशन में, आज के डेट में अगर देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। दिस कंप्यूटर कोडिंग एंड ऐप डेवलपमेंट के साथ साथ वोकेशनल कोर्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ है इसमें। वोकेशनल कोर्स, इंटर्नशिप, जैसे कि आपको किसी को भी अगर किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आपको फिशिंग में भी इंटरेस्ट है, या फिर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है आपको उसी फील्ड के बारे में एक्सपर्टाइज मिलेगा, आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा और आपको इतना वहां पर स्कोप मिलेगा कि आप उसी फील्ड में एक्सेल कर पाओ। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कोर्स कराया जाएगा, दैट विल बी द वोकेशनल कोर्स। फिर मैथ, साइंस और सोशल साइंस की इंट्रोडक्शन रहेगा, साथ में एक इंडियन लैंग्वेज आपको रखना है। ठीक है, तो इनके साथ साथ आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ना है और उनका लिस्ट है, एनी ऑफ द लैंग्वेज यू कैन चूज, आपके अपने ऊपर है आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहो। ठीक है, और इनका जो अप्रोच होगा दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा स्टडी। फिर से कह रहे हैं कि थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच, अभी का जो प्रेजेंट अप्रोच है उससे हटने वाला है नया सिस्टम, वो एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द सेकंड स्टेज। ठीक है, तो ये रहा सेकेंडरी स्टेज, ये भी 4 इयर्स का है। मिडिल स्टेज खत्म होने के बाद मतलब क्लास 8 तक मिडिल स्टेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज शुरू होता है, क्लास 9 से क्लास 12 तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये 4 इयर्स का स्टेज है। इसमें क्या है कि 9 से 12 तक आपको सेकेंडरी स्टेज में रखा जाएगा और इसमें नो हार्ड डिविजन इन स्ट्रीम, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे कि अब कोई स्ट्रीम आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, अब फ्री है कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए। ठीक है, सो देयर इज नो हार्ड डिवीजन इन स्ट्रीम्स, जैसे कि आप देख लो मल्टीपल सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, आप मैथ्स ले लो, मैथ्स का पॉलिटी ले लो, अकाउंट्स ले लो, एनी चॉइस, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, साथ में बायो भी रख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर कुछ भी मेंटेन नहीं है कि आपको आर्ट्स में आर्ट्स ही लेकर पढ़ना है, साइंस है तो साइंस ही लेकर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप में जिसको आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही सब्जेक्ट को रख सकते हैं। और ये ऑप्शन क्लास 9 से दिया गया है इनको। ठीक है, इट ऑप्शन फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स। एग्जाम के ऊपर आएंगे तो एग्जाम जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा और ट्वाइस अ ईयर। अब क्लास 9 से जो आपका एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होगा। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज एग्जाम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 10th और 12th का बोर्ड्स नहीं होगा, 10th और 12th का बोर्ड्स भी कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि बोर्ड्स को भी अब 2 बार लिया जाए साल में। ठीक है, तो हो सकता है, इसके ऊपर अभी तक कुछ पता नहीं है कि कितना बार होगा, लेकिन हाँ इतना है कि बोर्ड्स को भी 2 बार लेने का बात चल रहा है। इसके अलावा आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप सेकेंड स्टेज में आपको एक फॉरेन लैंग्वेज रखना है, लेकिन याद रहे कि ये जो मंडारिन लैंग्वेज है इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो दिस लैंग्वेज हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेजेस लिस्ट। ये मंडारिन लैंग्वेज जो है इट इज चाइनीज लैंग्वेज। तो हो सकता है कि अभी जो इंडिया का, भारत का जो टेंशन चल रहा है, इतना चाइना के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि ये जो मंडारिन लैंग्वेज है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया फॉरेन लैंग्वेजेस के लिस्ट में से। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि इसमें हम लोग को क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली थिंक करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो, क्रिटिकली थिंकिंग का मतलब है कि आपको मेमोराइज नहीं करना है कोई भी टॉपिक को, कुछ भी आप पढ़ रहे हो आप उसको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है आपको उसके ऊपर सोचना है, समझना है, आपको अपना एनालाइज करना है कि आपको क्या लग रहा है, आप उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, आप उसमें आप अपना सजेशन दो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिटिकली एनालाइज थिंकिंग में रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पॉलिसी में आप कुछ अभी आपको इतना सारा कुछ आप फैक्ट जाने ये सब कुछ समझ गए,
तो आप क्या किया, आप इसको मेमोराइज कर लिए, इसको याद कर लिए कि आप अपना कुछ नॉलेज नहीं लगाए, दिमाग नहीं लगाया। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्रिटिकली थिंकिंग जब आप आता है तो आप इसके ऊपर सोचो, कुछ विचार करो और फिर अपना विचार को रखो, अपना सजेशन दो कि नहीं इसमें ये सुधार होना चाहिए था, इसमें ये करने से और अच्छा होता। तो ये सारे एस्पेक्ट लेकर इसको डेवलप किया गया इस टेस्ट को, ठीक है। तो अभी आप एक ले लो क्रिटिकली थिंकिंग का, ये जो चाइनीज का मंडारिन लैंग्वेज है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को आप क्रिटिकली एनालाइज कर लो अपने में कि क्या है ये, क्या इसमें क्या सजेशन आपका है कि इसको एक्सक्लूड करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, और नीचे कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट कीजिए कि क्या है, क्या इसमें क्रिटिकली आप एनालाइज करो इस चीज को, आप सोचो इसके ऊपर कि मंडारिन लैंग्वेज को एक्सक्लूड करना क्या अच्छा रहा, नहीं रहा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो डिफरेंट एंगल से इसको एनालाइज करो, सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स के इसके ऊपर कमेंट कीजिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, ठीक है। मतलब राइट टू एजुकेशन जो है क्लास 8 से क्लास 12 तक इंक्रीज किया जा सकता है। ब्रेकफास्ट टू बी इंक्लूडेड इन मिड डे मील, मिड डे मील में ब्रेकफास्ट का भी इंक्लूजन होगा। और हेल्थ कार्ड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स, फाइन। इसके अलावा भी है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है वहां पे आश्रम शालास का इंट्रोडक्शन होगा। Like early childhood care and education is to be introduced in ashram shalas in tribal dominated areas and in all formats of alternating schooling in a phased manner up to the age of 8 will be developed by NCERT। तो ये NCERT डेवलप करेगा और अप टू द एज ऑफ 8 मतलब फाउंडेशन लेवल तक, फाउंडेशन स्टेज तक ये एक डेवलपमेंट होगा आश्रम शालास में, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में। A pupil teacher ratio of under 30:1 will be ensured in each school and a national repository of high quality resources will be made available on Diksha। तो दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको सारा रिसोर्सेस मिलेगा पढ़ाई का। तो आइए अब हायर एजुकेशन सेक्टर को देख लेते हैं। ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन आता है। ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 3 और 4 ईयर्स से 3 या 4 साल का होगा। तो अभी भी सेम है, कंटिन्यू रहा है कि अभी भी 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है बैचलर डिग्री, और फिर 4 इयर्स का भी होता है जो कि इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट कोर्सेज के लिए आता है 4 इयर्स का। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है उसको देखते हैं, और ये जो सर्टिफिकेट सिस्टम है कि कैसे कैसे क्या री एंट्री वाला प्रोविजन और मल्टीपल एंट्री का सिस्टम हम इधर समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। क्यों? अब जब कोई स्ट्रीम रहा ही नहीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का, तो फिर बीए, बीएससी या बीकॉम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस ऑल कोर्सेज विल बी डिसकंटिन्यूड। सेकेंड कहता है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर। यहाँ पे ये टर्म को समझना जरूरी है। क्रेडिट ट्रांसफर के साथ साथ हमें ये भी टर्म समझना ज्यादा जरूरी आएगा। आइए इसको समझते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कभी अगर आप 1 ईयर आप कंप्लीट करते हो, आप 2 इयर्स कंप्लीट करते हो, फिर आप बीच में छोड़ना पड़ जाता है कोर्स को, तो फिर आप कभी भी इसमें आके री एंट्री ले सकते हो। दैट इज द प्रोविजन ऑफ री एंट्री, जैसे यहाँ पे है। तो आप कभी भी आके यहाँ पे री एंट्री ले सकते हो पढ़ाई में, आपको अपने कोर्स को फिर कंटिन्यू कर सकते हो वहां से, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका कोर्स डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अगर 3 इयर्स का आप कोर्स में आप घुस रहे हो अभी के टाइम पे, तो आपको कंप्लीट 3 इयर्स आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। लेकिन अभी जो न्यू सिस्टम आएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 1 ईयर ही कंप्लीट करते हो अपना, तो आपको 1 ईयर का डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 ईयर करते हो तो 2 ईयर का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 मंथ कर लो, 6 महीने कर लो, फिर बोलो सर्टिफिकेट दो, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर 1 ईयर 6 मंथ्स किए तो बोलोगे 6 मंथ तो और किए हैं तो उसको हम 6 मंथ से करेंगे, तो नहीं, आपको मिनिमम ईयर वाइज आपको कंप्लीट करना है। तो जब आप एडमिशन लेते हो ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन लेवल में, और फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करते हो, तो आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। आपको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में आपको कुछ क्रेडिट स्कोर मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेगा आपको, जो कि क्रेडिट सिस्टम में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सपोज करते हैं कि आप 70 या फिर 80 या 60 कुछ भी पॉइंट्स के साथ, क्रेडिट के साथ आप इसको कंप्लीट किए, ठीक है। तो वो जो क्रेडिट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की ओर से इसको मेंटेन किया जाएगा, जिसमें आप कितना क्रेडिट के साथ उसको कंप्लीट कर रहे हैं, कितना कोर्स क्या कंप्लीट कर रहे हैं, आपका एजुकेशन सारा चीज इसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो 70 क्रेडिट्स के साथ, तो यहाँ पे आपकी एक स्टोर हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और आपका क्रेडिट स्कोर है 70। सिमिलरली आप कंटिन्यू करते हो कोर्स को और आप सेकंड ईयर भी कंप्लीट करते हो, तो जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है,
ठीक है, और ये भी फिर आप कुछ क्रेडिट स्कोर के साथ आप इसको कंप्लीट करोगे। सो वो जो क्रेडिट स्कोर है फिर वो क्या होगा, वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो फिर ये सारा चीजें मेंटेन रहता है। जैसे आप 3 इयर्स कंप्लीट करो तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, और ये जब आप 3 इयर्स कंप्लीट करते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, कोई जॉब के लिए या फिर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर 1 ईयर 2 ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे कोई एग्जाम्स के लिए। आप ग्रेजुएशन लेवल में तो हैं, लेकिन आप 3 इयर्स जब तक नहीं कंप्लीट करते हो तब तक आप एलिजिबल नहीं हो रहे कोई एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है। बट अच्छा बात यह है कि आपने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया, फिर 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया आपको और आपको डिसकंटिन्यू आपको करना पड़ा, ठीक। तो उस केस में क्या है कि आप फिर से कभी भी आके, आज से 3 साल 4 साल जब भी आपकी मर्जी हो, आपको जब भी लगे कि नहीं आपको कंटिन्यू करना चाहिए, उस वक्त आके आपका जितना कोर्स बचा रहेगा उतना ईयर आप कर लो, फिर आप ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर एलिजिबल हो जाओगे। देन इज द 4th ईयर, दैट इज द ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है। जब आप 4th ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, और यही प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा, मतलब बोला जाएगा कि आप यही कोर्स को ज्यादातर करो, आप 4 साल कंप्लीट करो। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में समझेंगे कि इसमें क्या फायदा है अगर आप 4 इयर्स इसमें कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 ईयर का सिस्टम कि आपको 4 ईयर में डिफरेंट ईयर्स में आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स मिलेगा, अलग अलग आपको क्रेडिट मिलेगा, और सारा क्रेडिट जो है ट्रांसफर होकर इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर्ड रहेगा। और इसी से जब भी कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, कंपटीशन एग्जाम्स में जब तक आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डायरेक्टली जो कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट सोर्स है वो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से ये डायरेक्ट आपका इंफॉर्मेशन वो चेक कर लेगा, ठीक है। देन इज फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन ओपन ब्रांचेस इन इंडिया। अब क्या है कि वर्ल्ड का टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, ओनली टॉप 50 यूनिवर्सिटीज दे कैन ओपन देयर ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है। सो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया में अपना ब्रांच ओपन कर सकता है। इसका प्रोविजन पहले भी आया था कि आप एलिजिबल हो, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी तक पास नहीं हो पाया था, लेकिन अभी इस पॉलिसी में इसको पास कर दिया गया है कि दिस ब्रांचेस दे कैन ओपन ब्रांचेस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके। अब देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट एग्जाम्स नहीं होगा, अब सारे एग्जाम एक ही एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस। लीगल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज को छोड़ के बाकी जितना सारा कॉलेज है सब ऑल आर टू बी रेगुलेटेड बाय ए सिंगल बॉडी। एक सिंगल बॉडी इसको रेगुलेट करेगा जितना सारा कॉलेजेस है, एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, ठीक है। तो इसी में आता है कि दैट इज द लाइट बट द टाइट रेगुलेशन, ओके, बाय ए सिंगल रेगुलेटर। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ है, उसको देखते हैं। An academic bank of credit shall be established which will digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs, that is higher educational institutions. Right? तो एक academic bank of credit बनेगा जो कि सारा information आपके क्रेडिट्स को स्टोर रखेगा डिजिटली फॉर्म में। Then even engineering institutions such as IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी है कि मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, दोज विल बी एट पार विद द IITs and IIMs called MERU, that is multidisciplinary education and research universities. They will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education। कि अब नया मेरू यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश होने वाला है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ग्रेजुएशन लेवल। अब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 1 or 2 years, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन या तो 1 साल का या तो 2 साल का होगा। जैसे कि इफ यू हैव कंप्लीटेड 4 years in graduation, then PG will be of 1 year, but if you have completed only 3 years in graduation, then PG will be of 2 years। जैसे कि न्यू स्ट्रक्चर में अगर आप 3 year कंप्लीट करते हैं, you have got the graduation degree, in that case PG will be of 2 years। 3 years इधर देंगे और 2 years यहाँ पे देंगे, ठीक है। सो टोटल ऑफ 5 years। एंड अगर आप 4 year कंप्लीट करते हैं, then you have to do PG for only 1 year, means again टोटल ऑफ 5 years। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया गया है इसमें कि 5 years में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे अपना। अभी क्या था कि अगर 4 years करते हो तो फिर से उसको 2 साल और करना है, अगर कोई 3 years करता है तो उसको भी 2 साल ही करना है, ठीक है। तो इसको चेंज कर दिया गया है। देन अगेन MPhil
हैज बीन डिसकंटिन्यूड। एमफिल जो है वो मास्टर ऑफ फिलोसफी है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। न्यू स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ कोर्स नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। और एमए एमकॉम एमएससी को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि ना ही बीएससी है बीकॉम है, तो फिर मास्टर्स का कोई बात ही नहीं आता है। एंड पीएचडी भी सेम रहेगा, इट इज एटलीस्ट 3 इयर्स, और ये 4 इयर्स का जो है, इसमें ज्यादा कुछ खासा चेंज नहीं है। ठीक है, सो ये सारे चेंजेस है ग्रेजुएशन लेवल में, हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन लेवल में। ओके, अब हम लोग टीचर एजुकेशन को देखते हैं। टीचर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस है। कमिंग टू द टीचर एजुकेशन पार्ट, हम लोग देखते हैं कि अगर कोई क्लास 12 के बाद अगर कोई बीएड में इंटरेस्टेड है, टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसके लिए 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स रहेगा। ठीक है, आफ्टर 12 आप डायरेक्टली बीएड कर सकते हैं, दैट विल बी एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 4 ईयर एंड व्हिच विल बी द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। मींस 12 के बाद अब हमारे पास डायरेक्टली बीएड करने का स्कोप है। नेक्स्ट है कि अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग बैचलर्स डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री है, न्यू स्ट्रक्चर का जो ग्रेजुएशन डिग्री है अगर वो अवेलेबल है, देन बीएड विल बी ऑफ 2 ईयर। एंड इन थर्ड केस, अगर कोई 4 ईयर का एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर्स डिग्री है या फिर कोई न्यू स्ट्रक्चर में ग्रेजुएशन रिसर्च कंप्लीट करते हैं, इन दैट केस द बीएड विल बी ऑफ ओनली 1 ईयर। ठीक है, तो यही 3 स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है टीचर एजुकेशन में। और इन तीनों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये तीनों जो बेस्ड है, इट विल बी बेस्ड ऑन डिस्कवरी बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड मेथड मोड्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग का जो तरीका है उसको अब चेंज किया जाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा डिस्कवरी बेस्ड में और एनालिसिस बेस्ड में। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखा जाएगा टीचिंग एजुकेशन में। अब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं कि अभी इम्प्लीमेंट कब होगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन की ये 21-22 में क्लास 9 में इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब अभी एट प्रेजेंट जो क्लास 8 में है उन लोगों के लिए लागू होगा। जो 21-22 में क्लास 9 में जाएंगे उनसे ये कोर्स स्टार्ट होगा। फिर वही जब सेम बैच क्लास 10 में जाएगा 2022 में, तो वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में अपीयर करेंगे। फिर वो सेम बैच जब वो क्लास 11th में जाएगा और वो सेम बैच जब क्लास 12 में जाएगा, 2024-25 में वो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 पे अपीयर करेंगे। मतलब अभी का जितना बैच है उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा अभी जो प्रेजेंट एट क्लास 8 में है उनके लिए ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, दैट विल स्टार्ट बिगिन फ्रॉम 21-22 और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो होगा इस पैटर्न में दैट विल बी 22 and 23 मींस आफ्टर 2 इयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब हम लोग इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स को देखेंगे। So the positives of this policy are that budget for education increased to 6% of GDP. अब एजुकेशन में जो खर्चा है, बजट है, उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 6% ऑफ जीडीपी कर दिया गया है। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सर्विसेज अच्छा मिलेगी एजुकेशन में। पहले तक क्या था कि अभी तक इसका अराउंड 4.5% ऑफ जीडीपी एट प्रेजेंट, सो दिस हैज बीन इंक्रीज्ड टू 6%। सेकेंड इज स्कूल्स टू बी कैटेगराइज्ड। हर एक स्कूल को डिफरेंट कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका होता है कि प्रॉब्लम की फीस ज्यादा आता है, किसी के फीस में मतलब कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, कहीं का फीस बहुत ज्यादा, कहीं का फीस बहुत कम। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कि हर एक स्कूल्स को कैटेगराइज किया जाएगा कि ये इस कैटेगरी का स्कूल है और उस कैटेगरी के स्कूल के लिए अलग से फीस का रेंज बनाया जाएगा कि आप इतना ही फीस तक आप ले सकते हैं, आप इतना ही रेंज में आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो फिक्स किया जाएगा फीस को भी। Then is the vocational course and practical knowledge and then is the result। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट में कुछ चेंजेस आया है। सबसे पहले रिजल्ट की अभी तक क्या था कि आप जो भी पेपर में लिख दिए हो, जितना भी आप लिख दिए हो, कहीं से आप किसी को देख के उतार दिया, कुछ भी करके आप उतार दिए हो, आपको पेपर में अच्छा मार्क आप लिख दिया तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा और आप एजुकेटेड कहलाएंगे। तो अभी इसको चेंज किया गया इस पॉलिसी में। क्या किया है कि जो रिजल्ट है ये डिपेंड करेगा इन 4 एस्पेक्ट्स पे कि मार्क्स, पहले सबसे पहले कि आप पेपर में क्या लिखे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो, आप इस क्लास में हो, आप इस एरिना में हो, आप अपने आप को कहाँ पे प्लेस करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ इवैल्यूएशन पे मार्क्स मिलेगा। फिर आपके फ्रेंड्स आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि आप अपना सराउंडिंग, अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखें। ठीक है, एंड देन फोर्थ इज आपके टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे। तो इन चारों को मिला के आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देन
These are the positives and negatives की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश गॉट लेस इंपॉर्टेंस, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस थोड़ा घट गया है। इस पॉलिसी में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को उतना ज्यादा नहीं दिया गया, बहुत ही घटा दिया गया है। और सेकंड है कि सेंट्रलाइज्ड बॉडी, एक सेंट्रल बॉडी सिलेबस पे डिसाइड करेगा और अदर मैटर्स पे भी डिसाइड करेगा। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक होगा कि जो बहुत ही इंटीरियर स्टेट का मैटर है वहां पे अगर सेंट्रल बॉडी उतना अच्छे से अगर उसको स्कोप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, अगर कुछ सिलेबस में कुछ ऐसा कुछ हो कि उस पर फोकस नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो सकता है। बट इसको हम लोग नेगेटिव में रखते हैं, बट हमको नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉलिसी। और आप इसको देखो, जैसे कि हमने कहा था भी थोड़ा देर पहले कि आप इसको एनालाइज करो, जैसे कि आपको देखना है, क्रिटिकली थिंकिंग करना था, इस पॉलिसी के ऊपर सोचो। अब तो आप सारा फैक्ट जान चुके हो, इसका A to Z जान चुके हो। अब अपने बारे में आप इसको सोचो, आपका अपना राय दो, अपना सजेशन दो। आप सोचो कि इस पॉलिसी में और क्या करने से क्या अच्छा होता, इसमें और क्या सुधार आने की जरूरत थी, और इसमें ऐसा क्या कुछ हो गया कि जिसकी सुधार की जरूरत नहीं थी। आप कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू गिव ए लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।